अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरुतुलन एयाज। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है और इसकी फर्दर क्या एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी कि अभी तक हम 6 चैप्टर्स केमिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं और आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि केमिकल चेंज के दौरान या आप कह लें कि केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो या तो एनर्जी इवॉल्व होती है ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, किस तरह से हम फर्दर देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं एक हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर मैं क्या केमिकल चेंज लाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और ये आयन में कन्वर्ट हो जाए, या जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, आप इसे कैटाइन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। इस केमिकल चेंज के दौरान क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस हाइड्रोजन एटम को ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाए। ये केमिकल चेंज था जिसमें क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और इस केमिकल चेंज के दौरान क्या हुआ है कि एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान या तो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। इन केमिकल चेंजेस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की ही फर्दर ब्रांच है। ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हीट फ्लो को स्टडी करते हैं। थर्म का क्या मतलब होता है, हीट। ठीक है, ये हीट से निकला हुआ है। और डायनामिक्स का क्या मतलब होता है, फ्लो, यानी फ्लो ऑफ हीट है, हीट ट्रांसफर है। ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और जब हम हीट फ्लो को स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करेंगे तो हम इस ब्रांच को क्या कहेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स थर्मोकेमिस्ट्री को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स with the heat changes during a chemical reaction is called thermochemistry. ठीक है स्टूडेंट्स, हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसे क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें थर्मोकेमिस्ट्री क्यों स्टडी करना चाहिए, व्हाई वी स्टडी थर्मोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि हर सब्सटेंस जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक एनर्जी होती है। एनर्जी एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करे इसका मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक एनर्जी ज़रूर होगी। एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो सोलर सोर्स है या सन है, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी जो है जब प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या अपना खुराक बनाते हैं। ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये फर्दर यूटिलाइज होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स से। अब ह्यूमंस और एनिमल्स जब प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जो है वो फर्दर अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस साइकिल में देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में ये चीज आ रही होगी कि इन एनर्जी चेंजेस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चला कि एक जो केमिकल चेंज आया है
उसमें कोई एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, एंटोनी लेविजर एंड सेकंड नेम हमारे पास आता है पीएस लैप्लास। स्टूडेंट्स, इन दो साइंटिस्ट ने 1782 में थर्मोडायनेमिक्स की फाउंडेशन रखी। किस बेस पे? कि इन्होंने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन से हमें ये बताया कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी A+B जब किसी डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, अगर यहां मैं कहूं कि एनर्जी इज रिलीज्ड A+B, यानी जब सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई केमिकल चेंज आता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो इक्वल होती है जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। मतलब कि यही प्रोडक्ट जब ब्रेक होकर अपने रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी दैट विल बी एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी की उतनी ही अमाउंट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, इन साइंटिस्ट ने फर्दर फर्स्ट आइस कैलोरीमीटर बनाया था, जिससे इन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की हीट चेंजेस को स्टडी किया था। फर्दर इन साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स हीट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी की थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक और साइंटिस्ट जो कि स्विस केमिस्ट था, उसने एक लॉ पेश किया जिसका नाम है हेजिस लॉ। हेजिस लॉ बेसिकली स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको प्रूव करता है। हेजिस लॉ के अकॉर्डिंग आप एक केमिकल चेंज जो है डायरेक्ट प्रोसेस से करें या फिर इनडायरेक्ट रूट से होता हुआ वो केमिकल चेंज प्रोसीड करे, तो ओवरऑल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। ए बी से सी की तरफ जाते हुए जो एनर्जी होगी वही एनर्जी फॉलो अप होगी लॉन्ग रूट से जाते हुए, एनर्जी चेंज नहीं आएगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेजिस लॉ ने हमें दिया था। स्टूडेंट्स, हम ये आगे चैप्टर में जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं कि जब भी एक केमिकल चेंज होगा तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी विल ईदर बी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि कब जो होगा वो रिएक्शन के दौरान या केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी रिलीज होगी और कब जो होगी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हर सब्सटेंस की अपनी एनर्जी होती है। कई सब्सटेंस होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है और कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी अभी भी इक्वल नहीं होती। अगर हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है? हाई है, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स दे आर एट हाई लेवल ऑफ एनर्जी, जब ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और ये जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो एनर्जी लेवल पर हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो जब भी रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट्स की एनर्जी से ज्यादा होगी तो हमारे पास कैसा रिएक्शन आएगा? दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इस तरह से हम क्या कहेंगे? दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ गई है एक्सोथर्मिक। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स इस तरह के हैं जिनकी एनर्जी कम है बनने वाले प्रोडक्ट से, यानी प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी और हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है? कम है, तो फिर क्या होगा कि हमें रिएक्टेंट्स को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो फिर इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा कि रिएक्टेंट्स
दे आर एट लो एनर्जी लेवल, और हम इन्हें क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे. इट्स मीन कि प्रोडक्ट्स आर एट हाई एनर्जी लेवल. स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो हम कह रहे हैं कि एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है और ये एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है. स्टूडेंट्स, हम इनको दो टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग. थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इंट्रो दे दूं, फर्दर आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. छोटी सी बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जो हमारी यूनिवर्स है, इसका कोई भी पार्ट, किसी भी चीज को जब आप स्टडी करना चाहें तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज आवर सिस्टम. वो कोई भी चीज हो सकती है. उस स्पेसिफिक चीज को आप वो लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, वो गैस भी ले सकते हैं. जो भी चीज अंडर कंसिडरेशन होगी, अंडर स्टडी होगी, उसके अंदर आप केमिकल चेंजेस को स्टडी करना चाहेंगे, उसे आप सिंपली सिस्टम कह देंगे. और यूनिवर्स का बाकी पार्ट जो सिस्टम को सराउंड करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, दैट बिकम्स इट्स सराउंडिंग. सिस्टम दैट इज अंडर कंसिडरेशन, और जो चीजें सिस्टम को सराउंड करेंगी दैट इज इट्स सराउंडिंग. तो जो ये हीट रिलीज हो रही है, ये कहाँ हो रही है, हीट इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग. और इसी तरह से हीट एब्जॉर्ब कहां से हो रही है, फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें कि एनर्जी रिलीज भी सराउंडिंग में होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हम सराउंडिंग से ही करेंगे ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन रिस्पेक्टिवली. ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर हमारे पास एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे और किन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कहते हैं. एग्जाम्पल से हमारे पास सिंपल सी कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -393.7 किलो जूल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और एग्जांपल देती हूँ. हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर, और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -285.5 किलो जूल पर मोल. और स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो यही अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाए कि वाटर की लाइसिस करें, ये इस तरह से हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा, वाटर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी +285.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर हम एक और एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये हमारे पास कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट इज +180.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या है. आपने देखा कि हम एनर्जी की यूनिट को किसमें मेजर कर रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज जूल्स और किलो जूल्स. ठीक है, या तो जूल में आप इसे मेजर करेंगे या किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर एनर्जी की और भी यूनिट्स हैं, कैलोरीज है, ठीक है, और किलो कैलोरीज भी इसी तरह से यूज होता है. ये और भी यूनिट्स हैं एनर्जी के जिसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल और किलो जूल. तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस हमारे पास क्या आती हैं कि थर्मोडायनेमिक्स या आप कह लेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, इसके डाटा से हमें क्या पता चलता है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में हम मैटर की यानी बल्क अमाउंट में हम मैटर के अंदर क्या होती है, हीट चेंजेस को मेजर अप करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट्स के थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री से जो हमें डाटा मिलता है वो हमें फर्दर फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है कि एक रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, उसका यस और नो आंसर देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन आपस में नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेयर है, इस कंडीशंस पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं, इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं, ये प्रोसीड कर सकता है कि नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स का डाटा जो है हमें प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स फर्दर अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस इसकी क्या हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमें जहाँ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन तो ज़रूर बताता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, कि आइदर ये रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनेमिक्स के डाटा से नहीं मिलती, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिटरमिन्ड, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिटरमिन्ड। ये बेसिकली सिंपल इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को डील करता है कि इनिशियल कंडीशंस क्या थी और फाइनल कंडीशंस क्या थी, उस डाटा को लेके हम हीट चेंजेस को मेजर अप करते हैं। ये पाथ फॉलो अप नहीं करता कि किस पाथ से केमिकल चेंज आया है। स्टूडेंट्स फर्दर इसकी एक और लिमिटेशन है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट चेंजेस को नहीं मेजर कर सकती, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में मैटर के अंदर जो हीट चेंजेस आती हैं उनको मेजर कर सकती है। स्टूडेंट्स फर्दर इसकी लिमिटेशन एक ये भी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम रिएक्शंस की जो है वो हीट चेंजेस को हम कैलकुलेट कर सकें। ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, हम उनकी हीट चेंजेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो बहुत स्लो हैं, तो उनकी भी हीट चेंजेस को मेजर अप करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक फर्दर लिमिटेशन है। ऑल रिएक्शंस heat changes of all reactions is not possible, ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं और हमने इसकी एप्लीकेशंस भी देखी थर्मोडायनेमिक्स की। फर्दर स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शंस को, एंथैल्पीज को, और आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे इस लेक्चर में स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।